हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज हम आप लोगों के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने आप लोगों के चैप्टर नंबर 6 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे लिखे हैं। अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बोर्ड पेपर में अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने 5 चैप्टर कवर कर चुके हैं। यहाँ से हम 6, 7, 8 जो भी होगा सारा क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें हमने पहला प्रश्न लिया है। ये आप लोगों के बोर्ड पेपर में कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो बिल्कुल आप लोग कॉन्स्टेंट होकर इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा ताकि बोर्ड पेपर में आए तो आप लोग अच्छी तरह से लिख सकें। देखिए दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न अपन लिया है, ये है हाइड्रोजन रंगीन क्यों होते हैं। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन रंगीन क्यों होते हैं, ये आप लोगों से लगभग 2 नंबर में या 1 नंबर में भी बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 का है ये, तो आप लोग चैप्टर नंबर 6 को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इसमें दूसरा प्रश्न अपन ने लिया है, सामान्य ताप पर एवं दाब पर ब्रोमीन एक द्रव्य है या द्रव है जबकि आयोडाइड ठोस है। ठीक दोस्तों, आप लोग प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से पढ़िएगा ताकि गलत होने का चांस बिल्कुल कम रहे। ठीक दोस्तों, यहाँ देखिए, सामान्य ताप एवं ताप पर ब्रोमीन एक द्रव है जबकि आयोडाइड ठोस है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, सामान्य ताप एवं दाब पर ब्रोमीन एक द्रव्य है और जबकि आयोडाइड ठोस है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक दोस्तों, तो आप लोग इसको भी अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से जब भी ये पूछेगा तो 2 पूछा है तो इसमें 3 नंबर किसी तरह से आपका बनेगा, 2.5 नंबर का। ठीक दोस्तों, तो देखिए इसमें तीसरा प्रश्न अपन ने लिया है, उत्कृष्ट गैसों के परमाणविक आकार तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं ठोस। ठीक है दोस्तों, वो भी पूछा है क्यों, तो इसमें अंतर दिखाना है। ये आप लोगों को लगभग 2 नंबर में पूछा जाएगा। आप लोग इसका लिख कर परिभाषा जो भी 3-4 लाइन की होगी, बस 4-4 लाइन लिखना है, छोटा छोटा लाइन होगी, उसी को आप लोग लिखना है। ठीक दोस्तों, याद कर लीजिएगा। देखिए इसमें चौथा प्रश्न दिया लिए हैं अपन ने, आवर्त सारणी के वर्ग 15वें के तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता को समझाइए। इस चैप्टर का ये जो है प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से मार्क करके जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक दोस्तों, 15 अगर पीरियोडिक टेबल को आप लोग पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो देखिए 5वां प्रश्न इसमें लिया अपन ने, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता की व्याख्या कीजिए। ये भी आप लोगों के पीरियोडिक टेबल से ही रिलेटेड है, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आप देखिए आवर्त 6वां प्रश्न लिया है, आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के स्थान की विवेचना कीजिए। अक्रिय गैसों की, ठीक दोस्तों, यानी कि शून्य वर्ग की, तो आप लोग ध्यान से इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें दिया है नियान के प्रमुख उपयोग लिखिए। ये आप लोगों से लगभग पूछेगा तो 1 नंबर में या लगभग 2 नंबर में। ये जो ऊपर वाला प्रश्न है ये आप लोगों से लगभग 4 नंबर में या 3 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिएगा। देखिए इसमें 8वां प्रश्न अपन ने लिया है, फास्फोरस एवं सल्फर की अपरूपताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह आप लोगों से लगभग 3 नंबर में पूछेगा। ठीक दोस्तों, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे जो भी प्रश्न है आप इन्हीं सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं, तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बोर्ड पेपर में एकदम अच्छी मार्क्स गेन करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए इसमें 9वां प्रश्न अपन ने लिया है, ये सब प्रयोग हैं, 4 यहाँ पे प्रयोग हैं। इन 4-5 में से प्रयोग में से आप लोग अच्छी तरह से 2 या 3 प्रयोग पढ़ लेते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जरूर इन 5 में से या 3 में से कोई ना कोई प्रयोग जरूर फंस जाएगा। तो देखिए इसमें दिया गया है, अमोनिया के निर्माण की प्रयोगशाला विधि लिखिए तथा उसके समीकरण लिखिए, या कुछ देर कहेगा कि उपयोग बताइए, तो आप लोगों को समीकरण और उपयोग 2-2 ठे याद कर लीजिएगा। देखिए इसमें दिया है 10वां प्रश्न अपन ने लिया है, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का वर्णन कीजिए। आप लोग चित्र के माध्यम से इन सभी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये प्रयोग है, इनको तो चित्र के अनुसार आप लोगों को रचना करना होता है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। बस आप लोग अपने को क्या करना है, इस समीकरण को अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग उपयोग और समीकरण दोनों ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे 1 नंबर आप लोगों को मिलता है। अब देखिए इसमें 11वां प्रश्न दिया गया है, आर्क विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का संचित्र वर्णन कीजिए, और बोल देगा कि उपयोग भी लिखिए और समीकरण भी लिखिए। तो आप लोग इन सभी प्रयोगों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए 12वां इसमें प्रयोग है, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण का संचित्र वर्णन कीजिए एवं समीकरण लिखिए। तो इन 5 प्रश्नों में से आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ये भी आप लोगों का जो नाम वाला प्रयोग है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें 13वां अपन ने लिया है प्रयोग, डीकन विधि से क्लोरीन के निर्माण का संचित्र वर्णन कीजिए। ठीक दोस्तों, तो आप इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये 5 प्रयोग में से अगर आप 3 भी कवर कर लेते हैं तो बिल्कुल 1 तो जरूर फंस जाएगा, मैं आप लोगों से गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो आइए चलते हैं अब 7वें चैप्टर पे। हाँ तो दोस्तों, ये रहा आप लोगों के सामने 7वें चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है इसमें,
संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, इसको भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड पेपर में 2 नंबर में अवश्य पूछे जाते हैं। इसमें देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है, संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं किस श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती हैं। अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तर आराम से दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरा प्रश्न अपन ने लिया है, एक्टिनाइड का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित कीजिए। इसका आप लोग अच्छी तरह से अगर पढ़े होंगे या ब्लॉक के तत्वों को, तो आप लोग अच्छी तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। तो आप लोग पीरियोडिक टेबल पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। देखिए चौथा प्रश्न इसमें दिया गया है, संक्रमण तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था का प्रदर्शन क्यों करते हैं। ठीक दोस्तों, ये आप लोगों के जब भी पेपर में आएगा तो 4 नंबर में आएगा, और ये आप लोगों के लगभग 3 नंबर में आता है। ठीक दोस्तों, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। इसमें दिया 5वां प्रश्न, डी ब्लॉक के तत्व क्या है, उनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी आप लोगों के लगभग 3 नंबर में पूछा जाएगा। और उनके गुणों का कारण सहित समझाइए, तो ये आप लोगों को लगभग 3 नंबर में या 4 नंबर में पूछता है। तो आप लोग पीरियोडिक टेबल पर ज़्यादा फोकस करिएगा इस चैप्टर के लिए। देखिए इसमें 6वां प्रश्न अपन ने लिया है, संक्रमण तत्वों द्वारा अंतराकाशीय यौगिक तथा रंगीन आयन बनाने को स्पष्ट कीजिए। ठीक दोस्तों, तो आप लोग इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जब भी आप लोगों के पेपर में पूछेगा तो 3 नंबर में ज़रूर पूछते हैं। अब देखिए इसमें 7वां प्रश्न लिया है अपन ने, लेंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणियों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो आप लोग आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो ये जब भी आप लोगों के पेपर में पूछेगा तो 4 नंबर में पूछेगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो इसके लिए 2 नंबर बन जाएगा आपका, और 2 नंबर इसके लिए। देखिए 8वां प्रश्न अपन ने लिया है, लेंथेनाइड द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं। ठीक दोस्तों, ये भी आप लोगों के पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9वां प्रश्न देखिए, लेंथेनाइड आकुंचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये जब भी आएगा तो आप लोगों को 4 या 5 नंबर में आएगा। ठीक दोस्तों, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इन सभी चैप्टरों का पूरा निचोड़ ये है, पीरियोडिक टेबल के अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग 6ठे और 7वें चैप्टर के प्रश्नों का उत्तर आराम से दे सकते हैं। तो आप लोग यस ब्लॉक को, पी ब्लॉक को और डी ब्लॉक को जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक कि आप फोटो खींचना चाहते हैं तो खींच लीजिए। अब चलते हैं 8वें चैप्टर पे। हाँ तो दोस्तों, ये रहा आप लोगों के सामने 8वें चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दोस्तों, 8वें चैप्टर में 8 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसे आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, इसमें देखिए पहला प्रश्न दिया है, एकल दंतुर तथा द्विदंतुर उभय दंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है। ठीक दोस्तों, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। आप लोग अगर इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें दिया है दूसरा प्रश्न, आवेश के आधार पर लिगेंड को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, उदाहरण देते हुए समझाइए। अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो लगभग ये 4 नंबर में पूछा जाता है, क्योंकि ये सब बड़े बड़े प्रश्न हैं। ठीक दोस्तों, इसके उत्तर बड़े बड़े हैं। अगर आप लोग 8वें चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तर आराम से दे सकते हैं। देखिए इसमें तीसरा प्रश्न अपन ने लिया है, बर्नर सिद्धांत की अभिधारणा लिखिए। बर्नर सिद्धांत की अभिधारणा लिखिए। ठीक दोस्तों, इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि किसी को पढ़िएगा मत पढ़िएगा, लेकिन इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये किसी वैज्ञानिक के सिद्धांत पर ये है प्रश्न। ठीक दोस्तों, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। चौथा प्रश्न अपन ने लिया है यहाँ पे, संयोजकता अबंध सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ठीक दोस्तों, अगर आप लोग इसको पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ये लगभग 4 नंबर में या 3 नंबर में आप लोगों से पूछा जाएगा। इसमें 5वां प्रश्न दिया गया है, उप संयोजक संख्या को परिभाषित कीजिए। ये आप लोगों से 4 नंबर में पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा उत्तर है। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आप लोग अच्छी तरह से उत्तर दे सकते हैं। इसमें देखिए 6वें प्रश्न में दिया गया है, अष्टफलकीय संकरों के निर्माण की व्याख्या कीजिए। अष्टफलकीय संकरों के निर्माण की व्याख्या कीजिए। ठीक दोस्तों, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ये जब भी पूछता है तो लगभग 4 नंबर में पूछता है। इस प्रश्न के आने के चांसेस बहुत ही अधिक है। ठीक दोस्तों, तो इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिएगा। देखिए 7वां प्रश्न दिया गया, इसमें संयोजकता बंध सिद्धांत की व्याख्या कीजिए या सीमाएं लिखिए। संयोजकता बंध सिद्धांत की व्याख्या कीजिए या सीमाएं लिखिए। ठीक दोस्तों, तो आप लोग 8-10 जो भी सीमाएं हैं आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों का पूरा नंबर मिल जाएगा। आप लोगों को देखिए ये तो पक्का आएगा, ये वाला आप लोगों को लिख कर दे रहा हूँ कि ये जरूर आएगा IUPAC नाम लिखने के लिए। तो आप लोग IUPAC नाम बनाना जान ही गए होंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ही बड़े बड़े हो गए हैं। देखिए दोस्तों, एक काम की बात, आप लोगों को पेपर में अगर प्रश्न ना आए तो उसको भी किसी तरह से लिखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। प्रश्न को आप लोग छोड़ेंगे तो आप ही घाटा है, क्योंकि प्रश्न को छोड़ने से कोई नंबर तो मिलेगा नहीं। अगर आप उसमें कुछ ना कुछ लिख देते हैं तो आपको जरूर 2 नंबर की जगह पे 1 नंबर मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे और आपकी प्रिपरेशन भी होती रहे। 2 मिनट का टाइम निकाल कर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी आगे वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।